नमस्कार, डीडी न्यूज के इस स्पेशल प्रोग्राम भारत एट 7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे तमाम राज्यों से कुछ बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री ने मिशन मौसम का किया शुभारंभ। आईएमडी विजन 2047 दस्तावेज जारी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग मना रहा है 150वां स्थापना दिवस। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों समेत 3.5 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी देने के मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा। बच्चे के अभिभावक एक एनजीओ से जुड़े जो अफजल गुरु की फांसी का कर चुके हैं विरोध। भाजपा ने कहा केजरीवाल को इस पर साफ करनी चाहिए स्थिति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा जम्मू कश्मीर पीओके के बिना अधूरा। रक्षा मंत्री ने कहा पीओके में रहने वाले लोगों को सम्मानजनक जीवन से किया जा रहा है वंचित। भारत के बारे में फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग की भ्रामक टिप्पणी का मामला। संसदीय समिति मेटा को करेगी समन। 20 से लेकर 24 जनवरी के बीच मेटा के प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा संसद में। हेडलाइन से बाद अब खबरें राज्यों से, और सबसे पहले बात दिव्य और भव्य महाकुंभ की। तो सनातन का गर्व महाकुंभ पर्व की शुरुआत तो पौष पूर्णिमा के साथ ही 13 जनवरी को हो गई, लेकिन मकर संक्रांति के मौके पर आज 14 जनवरी को पहले अमृत स्नान के अवसर पर महाकुंभ का दृश्य दिव्य, भव्य और अलौकिक था। तीर्थराज प्रयाग में अभी सूरज की किरणें धरती को छू ही नहीं पाई थी। ठंड ऐसी कि मानो हड्डियां तक गल जाए। घने कोहरे में थोड़ी दूर तक भी देखना मुश्किल हो रहा था, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी आस्था, भक्ति और मुक्ति की अग्नि में घुले संत, साधु और श्रद्धालुओं का जन सैलाब त्रिवेणी के संगम पर उमड़ पड़ा। मौका था महाकुंभ के पहले अमृत स्नान का। यूं तो महाकुंभ की हर बात अनोखी और निराली है, लेकिन इसकी सनातनी परंपरा का एक मुख्य आकर्षण है अमृत स्नान। जब अमृत स्नान के दौरान अखाड़ों के प्रमुख महामंडलेश्वर और नागा साधु सोने चांदी की पालकियों, हाथी घोड़े पर बैठकर स्नान के लिए आते हैं तो वह दृश्य अद्भुत होता है। आम बोलचाल में इसे राजयोग स्नान भी कहते हैं। इससे प्रथम स्नान अधिकार भी कहा जाता है। अमृत स्नान के बाद ही श्रद्धालु स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुंभ का ये स्नान जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है और समस्त पापों को धो डालता है। अमृत स्नान की शुरुआत 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच हुई थी। बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि पहला शाही स्नान पहला मेरा ही हुआ जी। सभी आचार्यों में सबसे पहला शाही स्नान मेरा हुआ। इस सरकार की व्यवस्था से भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतनी बड़ी भीड़ को सरकार ने नियंत्रित किया। बहुत साधुवाद की पात्र है सरकार। मकर संक्रांति के दिन महाकुंभ के पहले अमृत स्नान के अवसर पर जब हाथों में सनातन का ध्वज उठाए जय श्री राम और बम बम भोले का जयकार करते हुए साधु संतों का हुजूम संगम के तट पर पहुंचा तो ऐसा लग रहा था मानो आकाश से देवता त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए उतर आए हैं। संगम तट पर वह नजारा बेहद भव्य, दिव्य और अलौकिक था। जैसी की परिपाटी है, महाकुंभ में अमृत स्नान के दौरान सबसे पहले अखाड़े के महंत और नागा साधु स्नान करते हैं। उसके बाद श्रद्धालु उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए पहले अमृत स्नान की शुरुआत श्री पंचायती अखाड़ा, महानिर्वाणी और शंभू पंचायती अटल अखाड़े के संगम में आस्था की डुबकी लगाने के साथ हुई। दोनों ही अखाड़ों के साधु संत मंगलवार सुबह 6:15 पर संगम घाट पर पहुंच गए थे।
सबसे पहले उन्होंने ही स्नान किया। पंचायती निर्वाणी अखाड़े के नागा साधुओं ने भाला, त्रिशूल और तलवारों के साथ अपने शाही स्वरूप में अमृत स्नान किया। इसके बाद बारी बारी अन्य अखाड़े और उनके साधु संतों ने अमृत स्नान किया। अमृत स्नान के लिए हर अखाड़े को 40-40 मिनट का समय दिया गया। अमृत स्नान का अर्थ है कि वृष राशि में बृहस्पति का आगमन हुआ है और मकर राशि में सूर्य और चंद्र का आगमन हुआ है। जब ये 12 वर्ष के बाद योग बनता है तो अमृत योग होता है। गंधर्व किन्नर सब ने डुबकी लगाई है। भारत का मंगल हो, इस बात के लिए हमारा स्नान है। अमृत स्नान का पुण्य प्राप्त करने के लिए संगम के त्रिवेणी तट पर लाखों श्रद्धालुओं और साधु संतों का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस ऐतिहासिक अवसर पर स्नान कर श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था को नया आयाम दिया। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने घाट पर ही अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना भी की। 44 साल बाद जो पड़ रहा है, इसका बड़ा महत्व है। उसी महत्व को देखते हुए आज पूरा संसार के भी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। बहुत आनंद की अनुभूति हुई है और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो 2012 में हमने महाकुंभ कुंभ देखा था यहाँ पे 2012-13 में, जब इतनी गंदगी रहती थी और आज पल पल पे यानी कि सफाई है, ये सबसे बड़ा सनातन के लौटने का एक सुयोग्य अवसर आया है और इसके पात्र हैं योगी जी और मोदी जी। अमृत स्नान के लिए देश और दुनिया से आए भक्तों और श्रद्धालुओं में काफी उल्लास देखने को मिला। पवित्र स्नान का यह दृश्य भारतीय संस्कृति और परंपरा की गहराई को दर्शाता है। पहले अमृत स्नान पर तीर्थराज प्रयाग में एकता का महाकुंभ नजर आया। आस्था का ऐसा संगम उमड़ा कि रेत तक नजर नहीं आई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपने ये दृश्य देखा, विहंगम दृश्य प्रथम अमृत स्नान का। और वहीं पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता अजय मिश्र। उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं कि क्या कुछ आज प्रमुख आकर्षण रहा। अजय, अपने आप में आपका अपीयरेंस भी एक आकर्षण है, जिस तरह से आप हमारे बीच अपीयर हुए हैं। ये बताइए कि आज करीब करीब 3.5 करोड़ का आंकड़ा आ रहा है कि 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने आज डुबकी लगाई। कौन कौन से रिकॉर्ड आज टूट गए अजय? क्योंकि जिस तरह से कि श्रद्धालुओं में उत्साह दिखाई पड़ रहा है, लगता है एक साथ कई रिकॉर्ड आज टूटे हैं। लालचंद जी, बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए मुझे। रिकॉर्ड की अगर हम बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो कुछ आंकड़े दिखते हैं और महाकुंभ के बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं जो दिखाई ही नहीं देते। आप दृश्य लोगों को तो एआई के माध्यम से गिन सकते हो, लेकिन उन नक्षत्रों के क्या, उन आकाश गंगा के उन असंख्य तारों का क्या, जो यहाँ पर माँ त्रिवेणी में मज्जन के लिए आते हैं, यक्ष गंधर्व किन्नरों का क्या, जो हमें अपनी इन चक्षुओं से देख नहीं सकते, जिनको देखने के लिए हमें दिव्य चक्षुओं की जरूरत पड़ेगी। आप सिर्फ यहाँ पर आने वाले यात्रियों की संख्या बता सकते हैं एआई के माध्यम से, 3.5 करोड़ है। जब अभी मेरी बात हुई है, नेपाल के प्रसिद्ध एकमात्र संहिता शास्त्री हैं जो कि चारों वेदों की संहिताओं का ज्ञान रखते हैं, श्रीमान अर्जुन प्रसाद बास्तोला जी, जो कि नेपाल के राजगुरु भी हैं। उन्होंने ये कंफर्म किया है कि जो 144 वर्षों के बाद योग आने जा रहा है, वो योग बनेगा 29 जनवरी को। अच्छा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, वो योग बनेगा 29 जनवरी को, जो कि महाकुंभ का है। और उसमें बड़ी खबर यह है कि उस दिन मकर राशि में सूर्य के साथ चंद्रमा भी प्रवेश करेंगे। तो आपके नाम में भी चंद्र जुड़ा हुआ है और मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं कि मैं चंद्र द्वार पे ही खड़ा हूं। और मैं एक बार फिर से अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो आपको पूर्ण चंद्र का दर्शन कराएं। और इस पूर्ण चंद्र के दर्शन के साथ ही माधव, जो कि भगवान कृष्ण को भी पूर्ण चंद्र के मुखमंडल के साथ आप इमेजिन कर सकते हैं। मैं आपको लिए चलता हूं राजेंद्र जोशी, जो कि गुजरात की धरती से आते हैं लेकिन अभी पुरोहित हैं अमेरिका में, और वो एक माधव के ऊपर श्लोक सुनाएंगे, क्योंकि माघ महीने की शुरुआत है। माघ के जो देवता है वो माधव है, जो देवी है रुक्मिणी है। पुरोहित जी, धन्यवाद। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले,
वेणु करे कंकणम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले। आहा, बहुत खूब। ये माघ मास, ये प्रयागराज की तीर्थ भूमि और माघ मास का स्वामी स्वयं माधव है। और इस धरा पर प्रयागराज में वह स्वयं विराजमान है। माधव की पत्नी रुक्मिणी जी ये भी यहाँ विराजमान है। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि इस प्रयागराज की तीर्थ भूमि में 144 वर्ष के बाद आए हुए इस महाकुंभ के पर्व में मैं और मेरी पत्नी रागिनी अमेरिका से यहां पधारे और हमने विचरण किया। हमने देखा, हमें बहुत 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 प्रसन्नता और पवित्रता प्राप्त हुई। जन समुदाय को हम देखकर इतने भाव विभोर हुए कि अपनी भारतीय धरा पर अपनी संस्कृति को बरकरार रखने के लिए और अपने स्वधर्म को एवं अपने धर्म को सनातनी परंपराओं से बहुत खूब, दृढ़ बनाकर बहुत खूब, ऐसे पर्व में सम्मिलित होकर सभी भक्तगण यहाँ विचरण कर रहे हैं। अजय, जो उनके उद्गार हैं, जिस तरह से अजय राजन जी थोड़ा सा भाव भी बिल्कुल वो समझा जा सकता है, इसलिए भी समझा जा सकता है अजय, क्योंकि गुजरात जो सुदूर पश्चिम में भारत में अवस्थित है गुजरात, वहां से ये मूलतः हैं, अमेरिका में पुजारी हैं और अभी प्रयागराज के महाकुंभ में आए हैं, जो विश्वग्राम की संकल्पना है ना, तो ऐसा लगता है कि सनातन का विश्वग्राम वहीं पर उतर आया है जहां पर आप मौजूद हैं। जो कुंभ ग्राम है वहीं पर लगता है सनातन का विश्वग्राम है। अगर आप मुझे 2 मिनट जरूर जल्दी से मुझे 2 मिनट दें, अगर आप मुझे 2 मिनट दें लालचंद जी, तो मैं ये कहना चाहूंगा, जिस स्वधर्म की बात आचार्यवर ने की है, और आचार्यवर मैं इनको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो भारत की मनीषा, जिसके लिए भारत जाना जाता है, भारत यानी ज्ञान में रत यहाँ पर जो लोग हैं उसकी धरती, प्रयागराज ज्ञान की धरती है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नों का समाधान मिलता है। यहाँ पर भारद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया, कौन है वो राम? क्या वो वही राम है जो दशरथ के पुत्र हैं, वही परब्रह्म हैं? और उसी प्रश्न के समाधान में ठीक है शास्त्र निकलते हैं। कुछ ऐसे भी धर्म है जो प्रश्नों से घबराते हैं, हमारे शास्त्र प्रश्नों से नहीं घबराते, उनका प्रारंभ ही प्रश्न से होता है। बिल्कुल, यही तो सनातन है। सारे प्रश्नों का और जिस तरह से सनातन शाश्वत है, इसी तरह से हम इसके हर एक पहलू पर आपसे चर्चा करते रहेंगे और लगातार आपसे महाकुंभ से जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए अजय। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय जुड़े हुए थे। और अब बात करेंगे झारखंड की, जहां झारखंड में अलकायदा के मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। झारखंड में संदिग्ध आतंकी शहबाज की गिरफ्तारी से अलकायदा के लिए भारत में काम करने वाले संगठन अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट AQIS के खतरनाक मंसूबों का खुलासा हुआ है। यह आतंकी संगठन झारखंड में अपना मॉड्यूल तैयार करने में जुटा हुआ है। शाहबाज से मिले इनपुट के आधार पर ATS ने अपनी जांच अब तेज कर दी है। आतंकियों के सफाये के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में स्लीपर सेल और उसके मॉड्यूल की पहचान की जा रही है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। झारखंड के लोहरदगा से आतंकी शाहबाज की गिरफ्तारी के बाद अलकायदा के नापाक मंसूबों का पता चला है। आतंकियों की फौज खड़ा करने के लिए झारखंड के जंगलों में ट्रेनिंग कैंप बनाने और हथियारों का जखीरा तैयार करने की साजिश रची जा रही है। आतंकी सेफ जगह की तलाश में इन दिनों झारखंड को अपना पनाहगार बना रहे हैं। भोले भाले युवाओं का ब्रेन वॉश कर आतंकियों की फौज खड़ी करने का उनका नापाक इरादा है। इस खतरनाक इरादे को झारखंड ATS और केंद्रीय एजेंसियां विफल करने में जुटी हैं। रांची, लोहरदगा और लातेहार से अब तक 9 संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पिछले दिनों लोहरदगा से गिरफ्तार आतंकी शाहबाज से हुई पूछताछ के बाद अलकायदा के
ताजा रणनीति का खुलासा हुआ है। पकड़े गए आतंकियों से पता चला है कि आतंकी संगठन अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट AQIS झारखंड में अपना मॉड्यूल तैयार करने में जुटा है। जानकारी ये भी मिली है कि इस आतंकी संगठन ने रांची के चान्हो और लातेहार के चंदवा बॉर्डर पर नकटा पहाड़ को आतंकी ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए चिन्हित किया था। इसके लिए बाकायदा हथियार भी मंगाए जा रहे थे। आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए एजेंसियां भी व्यापक तैयारी के साथ आतंकवाद के तंत्र को खत्म करने में जुटी है। इनपुट के बाद जहां लगातार संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, वहीं स्लीपर सेल को भी खंगाला जा रहा है। झारखंड पर एक दशक से आतंकियों की नजर है। रांची, जमशेदपुर, गुमला और लोहरदगा के कुछ युवाओं को अलकायदा सरगना अब्दुल रहमान कटकी प्रशिक्षण दे चुका है। हालांकि कटकी को वर्ष 2015 में गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद कुछ वर्षों तक झारखंड में अलकायदा का नेटवर्क खत्म होता नजर आया, लेकिन पिछले 2 सालों से झारखंड में फिर से इस संगठन ने अपनी जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। ताजा खुलासे ने जांच एजेंसियों को भी हैरान कर दिया है। शाहबाज से मिले इनपुट के आधार पर अब ATS और दूसरी जांच एजेंसियों ने अपना अनुसंधान तेज कर दिया है, ताकि संदिग्ध आतंकवादियों की गतिविधियों पर कड़ा पहरा रखा जा सके और उनके नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। झारखंड में नक्सलवाद अब खात्मे की ओर है और नक्सलियों के पैर उखड़ चुके हैं। पुलिस और सुरक्षा बल अंतिम प्रहार कर झारखंड को नक्सलवाद मुक्त बनाने में जुटे हैं। चिंता की बात यह भी है कि नक्सलियों के साथ आतंकियों का गठजोड़ बेहद खतरनाक हो सकता है, जिस पर समय रहते सचेत होने की जरूरत है। DD न्यूज के लिए राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार। गृह मंत्री अमित शाह भी बोल चुके हैं कि मार्च 2026 डेडलाइन है नक्सलियों को खत्म करने का। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और राज्यों से कुछ और बड़ी खबरें। आज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुमने बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचते ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां, आज रख के जश्न मनावांगे। लोड़ी दिया लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच, MDH। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का। साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं भारत एट 7। अब बात करेंगे इंग्लिश मीडियम विद्या भारती स्कूल की। जयपुर में अब उच्च और मध्यम वर्गीय परिवारों को भी अपनी स्कूलों की ओर आकर्षित करने के लिए विद्या भारती के स्कूलों द्वारा एक कवायद की जा रही है। RSS से जुड़ी विद्या भारती के स्कूल इंग्लिश मीडियम में परिवर्तित होने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। राजस्थान में विद्या भारती के स्कूल इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट होने की ओर अग्रसर। बदलते हुए समय को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश मीडियम में होगी पढ़ाई।
पेरेंट्स की मांग को देखते हुए विद्या भारती स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई। राजस्थान में विद्या भारती के आदर्श विद्या मंदिर लंबे अरसे से संचालित हैं, लेकिन इन स्कूलों में अभी तक हिंदी माध्यम में ही पढ़ाई कराई जा रही थी। इससे इन स्कूलों में मध्यम और उच्च आय वर्ग के अभिभावकों का रुझान कम होने लगा था, जिससे प्रबंध समिति ने हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी शुरू करने का निर्णय लिया है। आदर्श विद्या मंदिर प्रबंध समिति के सचिव संजीव भार्गव ने बताया कि अपनी पहचान बनाए रखते हुए अन्य भाषाओं का सम्मान और उपयोग करने में कोई गलत बात नहीं है। संजीव भार्गव ने स्पष्ट किया कि इंग्लिश मीडियम केवल एक विकल्प के रूप में रहेगा और हिंदी मीडियम की शिक्षा प्रणाली भी यथावत जारी रहेगी। अपने निज को पहचान करके और सर्वग्राह्यता के साथ में अपने को आगे बढ़ाना, इसमें कोई दुराई नहीं है। माने प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं तो वहाँ पर दूसरे देशों में भी उन भी भाषाओं का हम सम्मान करते हैं। भाषा विशेष का हम सहारा लेते हैं तो उसके कहीं से भी हम अपने विचारों से और दूर जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहीं स्कूल के प्राचार्य राजेंद्र शर्मा ने कहा कि सीबीएसई की मान्यता के साथ ही ये स्कूल होगा। ये स्कूल सामान्य फीस के साथ प्ले से लेकर 8वीं कक्षा तक शुरू किया जाएगा। इसके लिए पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आदर्श विद्या मंदिर भारतीय संस्कारों के साथ साथ आधुनिक शिक्षा देने में विश्वास रखता है। पूर्व छात्र धर्मदत्त शर्मा का कहना है कि कई पूर्व विद्यार्थी अपने बच्चों को यहां एडमिशन कराना चाहते हैं, लेकिन उनकी मांग हिंदी के साथ अंग्रेजी मीडियम की भी होती है, इसलिए ये निर्णय स्वागत योग्य है। पूर्व छात्रों की समस्या ये है कि वे जिस समय हमारे विद्यालय से पढ़ करके गए थे, उस समय पूरे राजस्थान में हमारे विद्यालय का नाम था। हिंदी मीडियम में केवल हमारा और महेश्वरी स्कूल नाम पे थे, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, लोग इंग्लिश माध्यम की तरफ चलते रहे। तो मेरे पास पूर्व छात्रों की हमेशा ये रहती थी कि साहब जिस विद्यालय में हमने संस्कार लिए, हम अपने बच्चों को उसी में डालना चाहते, इसलिए आप इंग्लिश मीडियम में अपने विद्यालय को परिवर्तित करिए। जयपुर में इंग्लिश मीडियम स्कूल कई हैं, लेकिन मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए वो बेहद महंगे हैं, जबकि विद्या भारती के स्कूलों में उचित फीस के साथ संस्कारवान शिक्षा भी दी जाती है। ऐसे में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई के द्वारा आदर्श विद्या मंदिर अपने गौरवमयी इतिहास को दोहरा सकेगा। राजस्थान में आरएसएस से जुड़ाव रखने वाली आदर्श विद्या मंदिर स्कूलों का एक गौरवमयी इतिहास रहा है। यहाँ के पूर्व विद्यार्थियों ने प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्रों में नेतृत्व किया है। अभिभावकों की एक बड़ी डिमांड के कारण यहाँ जमाने के साथ कदम ताल मिलाने के लिहाज से भी अंग्रेजी माध्यम की दरकार महसूस की जा रही थी। इस पर अब अगले सत्र से अंग्रेजी माध्यम में स्कूल शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया है। कैमरा पर्सन हनुमान जायसवाल के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज़, जयपुर। और अब खबर बिहार से, जहां बिहार विधानसभा 43 साल के बाद एक बार फिर से अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का मेजबान बनने जा रही है। इस बैठक में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन के साथ ही अन्य राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष भी शामिल होंगे। आप देखिए ये रिपोर्ट, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। 43 साल बाद बिहार में होगा पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। बिहार में होने जा रहा है तीसरी बार पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। बिहार में 1964 और 1982 में भी हो चुका है पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की करेंगे अध्यक्षता। देश के 28 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और 6 विधानसभा परिषद के सभापति लेंगे हिस्सा। बिहार विधानसभा में 20 और 21 जनवरी को अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में 28 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष, 6 विधानसभा परिषद के सभापति और केंद्र शासित प्रदेशों के स्पीकर सहित 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। बिहार में तीसरी बार पीठासीन अधिकारी सम्मेलन होने जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने विधानसभा भवन में ये जानकारी देते हुए कहा, इससे पहले बिहार में 1964 और 1982 में ये सम्मेलन हो चुका है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 264 अतिथि सम्मेलन में आएंगे, जिनमें 54 पीठासीन अधिकारी शामिल होंगे। इस सम्मेलन का जो मूल उद्देश्य है वो उद्देश्य यह है कि लोग आपस में मिलें, जो उनके प्रक्रिया कार्यसूचना नियमावली है, जो उनके और कुछ सिद्धांत हैं, आपस में विमर्श करें और कैसे समानता आ सकती है, एक दूसरे के अनुभव से लाभ कैसे ले सकते हैं, यह विचार विमर्श का मुख्य रूप से मुद्दा रहता है। और हर सम्मेलन के लिए कोई न कोई एक विषय तय करती है लोकसभा, उसके आधार पर फिर डिस्कशन इसमें होता है। इस सम्मेलन में संविधान की 75 वर्षों की यात्रा का सम्मान किया जाएगा और इसके मूल्यों को मजबूत करने में संसद और विधानसभाओं की भूमिका पर चर्चा की जाएगी, जो
लोकसभा द्वारा तय किया गया है, जो है संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में संसद और राज्य विधानसभाओं का योगदान। संविधान के बने हुए 75 साल हो गए, तो विषय भी उसी प्रकार का चुना है। संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संवैधानिक मूल्यों को सशक्त बनाए रखने में संसद एवं राज्य विधानमंडलों का योगदान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित होंगे। बिहार में यह सम्मेलन तीसरी बार होने जा रहा है। इससे पहले 1964-1982 में यह आयोजन हुआ था। 1982 में राधानंदन झा के नेतृत्व में बिहार ने इसकी मेजबानी की थी। बिहार के लिए तीसरा मौका होगा जब इस तरह की किसी बैठक का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। पीठासीन अधिकारियों की बैठक में शामिल होने वाले लोगों के लिए बिहार भ्रमण की भी व्यवस्था की गई है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वो लोग यहाँ के सांस्कृतिक और पर्यटक स्थल से रूबरू हो सके और अपने राज्य में इसके बारे में जानकारी दे सके। डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण।